तो मंडे के टेस्ट की तैयारी करनी है। मंडे को 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 25 क्वेश्चन रहेगा आपका इकोनॉमिक्स का, जिसमें थोड़ा टैक्सेशन होगा, एंड मनी एंड बैंकिंग, आरबीआई के रोल तक, ठीक है ना। और साइंस एंड टेक का जो आपका पोर्शन पढ़ाया गया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रहेगा। और 25 क्वेश्चन उसके होंगे। 50 क्वेश्चंस आपके न्यूज एनालिसिस से जुड़े हुए टॉपिक जो है उनसे होंगे। जैसे कल हमने मध्य प्रदेश स्टेट इन फोकस पढ़ाया है ना, शाम को पढ़ाया। तो थोड़ा ऐप में चले जाइएगा, बाद में हम आपको ऐप से हटा के आपको ले जाएंगे हाई एंड क्लास जो 45,000 का, वहाँ पर वो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और वहाँ पर आपको ये सब क्लास मिलेंगे। और गंगा घाट में सिर्फ जो गंगा घाट पे जो पढ़ाते हैं, वहाँ जो सीढ़ी पर, उसी का खाली गंगा घाट में आएगा कुछ दिनों बाद, ठीक है ना। तो आपको ये जो क्लासेज हैं, ये इसके साथ जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी कवरेज करेगा। और चूंकि आप लोग को न्यूज़ के साथ थोड़ा सा डिटेलिंग करना पड़ता है, तो सुबह शाम मिला के जो जो हम डालेंगे ऐप में, तो कुछ क्लासरूम का सपोर्ट मिलेगा, कुछ ऐप पे आ जाएंगे, यही होगा। और उसके साथ पढ़िएगा तो 50 क्वेश्चन शो हो जाएंगे। और उसका टेस्ट दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है टेस्ट देना। टेस्ट के समय एनालिसिस कीजिएगा कि आप टेस्ट का क्वेश्चन कैसे करते हैं। तुक्केबाजी वाला टेस्ट नहीं चलेगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मिसगाइडेंस है। होता क्या है, बड़ा इजी तरीका है कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपने टेस्ट को ठीक कर पाना, ताकि उनको लगे कि हमारा सब बच्चा को हम सब पढ़ा दिए। क्या तरीका है, ऑप्शंस को डिस्टेंट कर देंगे, समझ गए। ऑप्शंस को इजी कर देंगे, मतलब कि इतना इजी कर देंगे कि 3 एलिमिनेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। बात समझ गए। तो ऑप्शंस को अगर डिस्टेंस कर दिए, तो यही कर रहे हैं लोग। मार्केट में जो टेस्ट है वो यही है। ऑप्शंस इतना डिस्टेंट है कि वो टेस्ट आपका सही इवेल्युएशन नहीं कर सकता है। बात समझ गए कि नहीं, वो आप नहीं समझ पाइएगा। मिलावट की दुनिया है, कैसे मिलावट करके सामान आपको घी बेच दिया जाता है, आप नहीं समझ पाइएगा। समझ पाइएगा, वो पारखी जो है वही समझ पाता है कि घी में क्या मिलावट हुआ है। क्लियर है ना। तो जो मार्केट में जो अवेलेबल टेस्ट पेपर्स हैं वो बड़े बेकार हैं। एक तो उन्होंने क्या किया है कि ऑप्शंस को दूर दूर कर देते हैं, ताकि आप इजी वे में टिक लगा लें। आपका नॉलेज 50% भी पका नहीं है खाना, वो नॉलेज नहीं है, तब भी आप ऑप्शन के आधार पे आप टिक लगा लेते हैं, करीब करीब आप बोलते हैं हमको नॉलेज था। असली टेस्ट तब होता है जब ऑप्शन सब क्लोज हो और थोड़ा सा आप फिसले तो आंसर गलत हो जाए। तो आपका नॉलेज का एक्चुअल टेस्ट है जो यूपीएससी का क्वेश्चन, यही होता है। तो ऑप्शंस वेयर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। करेक्ट हो सकता है बी भी हो, करेक्ट हो सकता है सी भी हो, लेकिन विच वन इज मोर करेक्ट, नहीं। जैसे कल का टेस्ट पेपर आपने दिया होगा, इनमें से कौन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ज्यादा करता है? कंटूर बंडिंग, रिले फार्मिंग, और जीरो टिलेज। क्लियर है। अब इसमें ऑल आर करेक्ट, एक ही लाइन ज्यादा पर पूरा गेम चल गया, नहीं, ज्यादा करता है। मतलब कि आपने क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। बात समझे। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुई तो आप चूक जाओगे। ये है यूपीएससी, ये है बीपीएससी। क्योंकि बीपीएससी भी अब यूपीएससी की ओर बढ़ गया, इसलिए हम बीपीएससी भी बोल रहे हैं। दरोगा के एग्जाम में ये नहीं होता है। दरोगा के एग्जाम में ऑप्शंस
दूरी पे होता है। पहले बीपीएससी का क्वेश्चन और दरोगा का क्वेश्चन एक ही होता था। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और छोटे एग्जाम का भी क्वेश्चन एक ही होता था। अब क्वेश्चन वैसा नहीं रह गया है। तो ये आपको कल के टेस्ट में आपको क्या होना है, आप कॉन्फिडेंट होकर टिक लगाइए। मतलब है कि आपने क्वेश्चन सही में समझ लिया है। आप जब लिखते हैं सी तो इसका मतलब क्या है कि आप क्वेश्चन समझे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है क्वेश्चन लिखने का, यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्लियर है। और दूसरा क्या है कि क्वेश्चन समझने के बाद आप आंसर खोज रहे हो और आंसर मिल गया और टिक लगा लिया तो 30 सेकंड के अंदर में काम हो गया। अगर 30 सेकंड के अंदर में 35 सेकंड के अंदर में आपका टिक लग रहा है कॉन्फिडेंट लिखने के बाद, तो आपका टाइम भी बचता है और आप कह सकते हैं कि हम कॉन्फिडेंट थे। अगर 1 मिनट टाइम लग रहा है, बी किसी नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 1 मिनट लग गया, तो आप समझिए आप डाउट में हो। अगर ए बी सी हो रहा है या बी सी डी हो रहा है और 1.5 मिनट टाइम लग गया, तो समझो आप आर में हो। अब फिर भी नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो आप एक्स में हो। बात समझे? अब क्लियर हो रहा है? सी डी आर एक्स क्या है, टाइम में बांटेंगे तो आधा मिनट 30 सेकेंड इज सी, 1 मिनट डी, 1.5 मिनट आर, उससे ज्यादा एक्स। ये भी समझ में आ सकता है। बात समझ गए ना? आपको करना क्या है, अपने को असेस करना है। न्यूज एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। न्यूज एनालिसिस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हम लोग देख लेते हैं न्यूज एनालिसिस के टॉपिक को कि हमें क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। पता नहीं। बहुत ज्यादा बहुत कोई ऐसा कॉन्स्पिक्वस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं है जो पहले से नहीं पढ़े। इन कंटिन्यूएशन ऑफ पिछले के न्यूज से हम आज के न्यूज को देख रहे हैं। बट ये जानना भी जरूरी होता है कि दुनिया में चल क्या रहा है, ताकि आप उसके साथ जुड़े रहे। पता ही है पार्लियामेंट के बारे में कि पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ और कुछ लोग घुस गए, तो प्रोटेस्ट हुआ है, कुछ लोग को सस्पेंड कर दिया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे सर्वे ऑन शाही ईदगाह, कि शाही दरगाह का जो सर्वे चल रहा है आर्कोलॉजिकल सर्वे का, वो चलते रहना चाहिए। कहाँ का है? मथुरा का केस है। आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बन जाता है? औरंगजेब की डोमेस्टिक पॉलिसी, औरंगजेब की घरेलू नीतियां, औरंगजेब की धर्म से संबंधी नीतियां। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है। हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में किसको पढ़ना है? औरंगजेब को। अभी हम आज नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक दिन हम न्यूज के पर्सपेक्टिव से आपको हम औरंगजेब को पढ़ा देंगे। औरंगजेब की 2-3 पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक पॉलिसी औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी। और एक टॉपिक हो जाता है औरंगजेब की रिलीजियस जो पॉलिसी है वो कैसे अफेक्ट किया। ठीक है ना? और मुगल साम्राज्य के डाउनफॉल के क्या कारण थे, ये एक पुराने प्रश्न रहे जो आज भी रिलेवेंट है। समझ गए? ये प्रश्न आज का नहीं है, 20 साल से पूछा जाता रहा है, लेकिन ये प्रश्न अपना रिलेवेंसी खो नहीं रहा है। विशेषकर उन स्टूडेंट के लिए जो बीपीएससी देना चाहते हैं, उनके लिए औरंगजेब के बाद का बिहार या बंगाल सूबा जानना ज्यादा जरूरी है।
हमें मेडिवल इंडिया में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि 1707 के बाद से लेके और 1764 या 70 या 75 के बीच में वो 70 साल का जो हिस्ट्री करीब करीब है, 1770 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और उस समय तक मुगल चीन से गायब। नाम का कोई शाह आलम है, बाद में बहादुर शाह है। स्थिति तो ये बन गई थी बहादुर शाह की कि और अंग्रेज चाहते थे कि लाल किला से उसको हटा दिया जाए और कुतुब मीनार के पास एक जगह देखा गया था जंगल में, जहां उसका रेजिडेंस बना दिया जाए और लाल किला में क्या रहेगा, मिलिट्री की छावनी बना देंगे। बात समझे कि मुगल बादशाह को निर्वासित करने का पूरा प्लान था 1857 के आसपास में। वो तो संजोग से क्रांति हो गई। क्रांति में मुगल बादशाह ने क्रांतिकारियों का साथ दे दिया और जिसके कारण उसको जेल भी जाना पड़ा, रंगून भेज देना पड़ा बहादुर शाह जफर को, और बहादुर शाह जफर वहां पर दफन हो गए, वहीं रह गए, वहीं उनका इंतकाल भी हो गया। करीब 67 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1707 औरंगजेब के बाद से लेके बहादुर शाह जफर के बीच का जो पीरियड है, उस पीरियड में शाह आलम और बाद में बहादुर शाह जफर, इस बीच की जो है कोई बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल नहीं हुआ। शाह आलम सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट था कि 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर में कंबाइंड फौज जो है वो हार गई थी ब्रिटिशर से। 1757 में बैटल ऑफ पलासी में बंगाल सूबा जीत लिया था, ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को बना दिया था। यही है बैटल ऑफ पलासी 1757, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, और उसके बाद तो नाम मात्र का बादशाह रह गया था मुगल। बंगाल आ गया था अलीवर्दी खां के पास। किसके पास? अलीवर्दी खां के पास। और अलीवर्दी खां का नाती था सिराजुद्दौला, जो बैटल ऑफ पलासी में हारा था, कम उम्र का था, और अंग्रेजों ने उसके जितने भी लोग थे सबको जीत लिया था, पैसा देके खरीद लिया था। और युद्ध के मैदान में जो उसके साथ वाले लोग थे वो गए ही नहीं उसके साथ। मीर जाफर सेनापति ही नहीं गया, अमीर चंद नहीं गया, ये सब जो थे जो मेन, वो लोग मदद नहीं किए सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला बड़े कम लड़ाई लड़के हार गया और बंगाल चला गया अंग्रेजों के अंदर में। यही है। तो 1757 में जो मुगल तो पहले 1707 के बाद कमजोर होता चला गया था, लेकिन मुगलों का पूरा ध्यान जो है जितना भी कमजोर रहे, मुगल मरा हाथी भी तो 100 मन का। हाथी मरा भी तो वजन तो रहेगा उसका। तो मुगल मतलब मुगल, सिक्का तो मुगल का ही चलता था। और मुगल का रेवेन्यू सब जगह से बंद हो गया। दक्कन तो औरंगजेब के टाइम में ही खत्म हो गया, राजपूताना से रिश्ते खत्म। जो मिला वो कहां से मिला? बिहार और बंगाल सूबा से, मतलब बंगाल सूबा जिसके अंदर में बिहार, उड़ीसा, आसाम, ये सब एरिया थोड़ा आता था। तो यहां से ही मेनली मुगलों का रोजगार था, काम चलता था। तो मुगल युवराज कहाँ आके रहेंगे? जहां पैसा रहेगा वही ना कंट्रोल करेंगे। तो मुगल के जो युवराज होते थे, जो प्रिंस होते थे, वो सब बिहार में रहते थे। अजीज यहाँ रहते थे। तो बिहार, इसका नाम अजीमाबाद, अजीम में शान कुछ नाम था। अजीमाबाद पटना का पुराना नाम था नहीं।
तो हमको, हालांकि मुगल औरंगजेब के टाइम में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर आप बीपीएससी देना चाहते हो तो औरंगजेब के बाद का मुगल्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 1757 बैटल ऑफ पलासी बंगाल में लड़ा गया। 1764 बक्सर, जो पटना से मुंगेर और बक्सर के बीच में लड़ा गया। और 1757 और 1764 के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें कि अफगान लोग ज्यादा एक्टिव हो गए। अफगान ने हराया था ना मराठा को। और अफगान का इन्फ्लुएंस कहां पर है? बिहार में। तो अफगान का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था बिहार में। तो अफगान यहाँ के पॉलिटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। और मुगल बादशाह के युवराज लोग कहाँ रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं। तो अफगानी लोग जैसे चाहते थे वैसे घुमाते रहते थे यहाँ के राजनीति को, बिहार की राजनीति को। तो हमको कहाँ इंपॉर्टेंट फिर बन जाता है कि ठीक है, औरंगजेब के बाद आपको इतिहास, भारत के इतिहास में ज्यादा नहीं पढ़ना है। चैप्टर इति स्वाहा खत्म होता है, सिर्फ 2 पेज में पूनम दलाल दहिया समेट दिया। औरंगजेब से लेके शाह आलम तक ज्यादा नहीं दिमाग लगाया। लेकिन जैसे ही आप बीपीएससी देने जाओगे तो औरंगजेब के बाद से लेके कहां तक पढ़ोगे बेटा? शाह आलम तक, अकबर तक, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का कल्चर में क्या योगदान है, सब बिहार के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हम हमेशा बोलते हैं कि बस 8 या 9 किताब का गेम है आपको किताबी ज्ञान का एग्जाम लिखने में, जिसके लिए आप दुनिया भर के यूट्यूब लंद फंद किए रहते हो, सोचते हो कि यही पढ़ाई है। ठीक है ना? पढ़िए यूट्यूब में, दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया मास्टर जी हैं, लेकिन उनको स्ट्रैटेजी नहीं पता है। उसको पढ़ने के बाद कहां जाओगे बेटा? किताब पे। अब कौन किताब? उसी 8 किताब में है। अब मैंने बोला औरंगजेब के मरने के बाद बिहार बीपीएससी के लिए आपको क्या पढ़ना है? बिहार का इतिहास। ज्यादा नहीं है, 7 पेज पढ़ना है। कहां से? आपका गाइड है, जो गाइड में बताता हूं ना कि एक किताब बिहार के लिए भी पढ़ना है, क्राउन बुक डिपो, क्राउन की किताब है बिहार सामान्य ज्ञान। 8 पेज पढ़ लेना, हमसे पढ़ा देंगे। इधर उधर मत भागिए, बस अपने किताब में रहिए। तो हम क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है औरंगजेब आज के समय में? समझ के बात को? ज्ञान वापी मॉस्क। न्यूज़पेपर क्या बता रहा है? क्वेश्चन कहां से आएगा, यही ना बता रहा है। उसी किताब में इंपॉर्टेंट बता दे रहा है कि ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इस बार मैं आ रहा हूं, क्योंकि मैं समाचार में भी आ रहा हूं। क्लियर है? माले टू स्क्रैप हाइड्रोग्राफी डील विथ इंडिया। हाइड्रोग्राफी, माले मतलब इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। माले, मालदीव है ना, मोइजो प्रेसिडेंट है, क्योंकि मालदीव का स्ट्रैटेजिक लोकेशन है अरब सागर में, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो आपने लिखा होगा। मालदीव, सेशेल्स, डियोग्रासिया, मॉरिशस, मडागास्कर, ये सब एरिया आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। रियूनियन आइलैंड है ना, ये सब जो आपका आइलैंड से अरब ओशन में, अगर थोड़ा सा भी आप सशंकित होकर मेरी ओर नजर उठा कर देख रहे कि सर क्या क्या नाम बोल रहे हैं, तो आपका काम क्या हो जाएगा? घर जाके नक्शा बनाना। ठीक है ना? थोड़ा सा भी अगर आपको अंदर में शंका हो रही है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो आपका क्या काम है? मडागास्कर से लेके लक्षद्वीप के बीच में, ओमान से लेके गुजरात के बीच में जितने आइलैंड हैं, वो सब आइलैंड का नक्शा बनाना, सबके देश का नाम लिखना, किस देश का कौन आइलैंड है, और सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देने का है बेटा? मालदीव पे। ठीक है? इंपॉर्टेंट टाइम नाम आ रहा है, क्लियर है? हंगरी ब्लॉक्स यूरोपियन यूनियन एड फॉर यूक्रेन। हंगरी ने ब्लॉक कर दिया है। हंगरी
यूरोप मैप बनाना है। बाल्कान का मैप बनना चाहिए यूरोप का। बाल्कान कंट्री कौन सा है? हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, चेक एंड स्लोवाकिया, पोलैंड, जर्मनी, बेलारूस। मैप बनेगा। अगर डाउट हो रहा है फिर से मैप बना लो, जर्मनी तक, लिechtenstein तक मैप बना के आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। मैप वर्क में कंफ्यूजन का स्कोप आपको यूपीएससी नहीं देगा, आपको बिना मतलब का एक एक क्वेश्चन गलत करवा देगा। अगर मैप सही रहेगा तो आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। G7 जानते ही हैं, G7 को फिर से देख लीजिएगा। इंडिया का एक्सपोर्ट डिप कर गया है 2.83%। इंडिया का एक्सपोर्ट डिप किया, कम हो गया है। फॉरेन ट्रेड हम लोग पढ़ते हैं, अपने चैप्टर है हमारा, हमारी किताब में फॉरेन ट्रेड है, बाद में पढ़ेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कहीं ना कहीं न्यूज में पढ़ते ही रहते हैं, इसको हम लोग देख लेंगे। एक्सपोर्ट कम हो गया। जहां जहां हम खासकर येलो कलर लगाए होंगे वो देख लेते हैं। यूएपीए कल हम लोग बता रहे थे, यूएपीए लिखा होगा आपने। यूएपीए 1963 नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर नहीं पढ़ा है तो ऐप में चले जाइएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। यूएपीए, ठीक। कॉलेजियम, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लक्ष्मीकांत चैप्टर पढ़ा हुआ है। कॉलेजियम सिस्टम, फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस, थर्ड जज केस नहीं पढ़े हैं, 3 पेज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज वाला रिवाइज करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप रिवीजन नहीं कीजिएगा भूल जाइएगा। कंसल्टेशन वर्ड पे पूरा गेम चल रहा था, नहीं क्या कंसल्टेशन जो वर्ड है वो जरूरी है कि कंसल्ट किया तो हमको मानना ही पड़ेगा, यही पर कहानी पूरी है। क्या वर्ड है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, वेदर इट इज ऑब्लिगेटरी एंड इट इज बाइंडिंग। इसी पर पूरे जज के केसेज है। यही क्वेश्चन भी पूछा गया आईएएस में, इसी लाइन के ऊपर में क्वेश्चन था यूपीएससी में। क्लियर है, मैं क्वेश्चन समझा दिया। आपका काम क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन कहां पर है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सेकेंड पेज पे बीच के पैराग्राफ में वो लिखा हुआ है, उतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। बाइंडिंग है कि नहीं है? है, बाइंडिंग है, पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, यही क्वेश्चन है, समझ गए? क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर रखिए कि आपकी किताब ही है। किताब को कौन पढ़ा रहा है आपको? न्यूज़पेपर, समझ गए? न्यूज़पेपर टीचर है जो किताब को खींचता है, गाड़ी को धकेलता है। कहां पढ़िएगा आप? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पहला पेज छोड़ के दूसरा पेज में बीच में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कॉलेजियम, लिख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर रहेगा। ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़ोगे तो अपच हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, है ना, परेशान हो जाओगे। क्लियर है ना? कहां तक पढ़ना है? सिर्फ फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस, थर्ड जज केस, कंसल्टेशन, बाइंडिंग, इतना ही वर्ड को याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा? बहुत बढ़िया। एसी टू हियर महुआ पुलिया, ये आगे का न्यूज है। महुआ मित्रा को स्पीकर साहब ने बोला गेट आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से आप बाहर जाओ। और क्लास से बाहर जाने के बाद वो आदमी कहाँ चला गया? नीचे में गुमटी नहीं है, वहां सदर आलम सब इंस्पेक्टर बैठते हैं ना। बच्चा कहाँ चला गया? सदर आलम जी के पास। और सदर आलम जी जो हैं
वो इसमें हस्तक्षेप करने के कर सकते हैं कि नहीं, यही मुद्दा है। क्या हम कहना चाह रहे हैं? भगाया किसने? पार्लियामेंट ने। किसने? लेजिस्लेचर्स ने। और पहुंच गएगी कहाँ महुआ मित्रा? जुडिशियरी में। बात वही है कि हमने क्लास के बच्चे को बोला बाहर जाओ, वो गया कहाँ पर? सदर आलम के पास। समझ गए? तो आपको क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है कि नहीं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के एंड पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंस के बीच में? ये कहाँ आएगा क्वेश्चन? फ्यूचर क्वेश्चन है इंटरव्यू का। और जो क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है उसी को घुमा के मेंस में पूछता है। समझ गए? इंटरव्यू का टॉपिक, इंटरव्यू में 70% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? मोर देन 70 न्यूज से। बात समझ गए? क्लियर हो रहा है? आपको पूछा भी है पिछले साल पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंस क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि नहीं, पहले भी नहीं पूछा, पूछा हुआ है। पिछले साल जो आंसर लिखोगे वो आंसर मार्केट के किताब के दुकानों में इंटरनेट पे है, वो आपके काम का है? बहुत कम। फर्स्ट राइटिंग के लिए काम का है। कब के लिए काम का है? फर्स्ट राइटिंग। पहली बार जो डब्ल्यू लिखते हो, डब्ल्यू हम बोलते हैं ना वार स्ट्रैटेजी, पहली बार के लिए वो ठीक है, लिख लीजिए। अंडरस्टैंडिंग हो गया, इंप्रेशन हो गया, समझ में आ गया। सेकेंड राइटिंग के लिए वो ठीक नहीं है, एग्जाम में लिखने के लिए वो इनकम्प्लीट है। नहीं, एग्जाम में लिखने के टाइम में नदी में पानी और आएगा, उस पानी को भी बर्तन में डालना पड़ता है। क्लियर है ना? तो जब आपका पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंसी में सुप्रीम कोर्ट का रोल है कि नहीं समझने के लिए पहला राइटिंग में आप लिखिए, हम खुशी रहते हैं, ज्यादा हम दुखी नहीं होते हैं। हमको लगता है बच्चा लिखा तो है, कुछ इंप्रेशन तो लिया है, लेकिन जब हम बाद में जब एग्जाम लेंगे और उस समय हम देखेंगे तो हम आपको सब नोट्स को काट करेंगे ऐसे और नंबर देंगे 3.5। तो आप बोले सर कम काहे किया? क्योंकि बेटा तुमने री राइटिंग नहीं किया। सर उस समय तो आपने टिक लगा दिया। तो बोला हाँ बहुत टिक लगाया मैंने तुम्हारे नोट्स में, क्योंकि तुमने पहली बार तो ठीक ही काम किया था। ठीक है ना? लेकिन आज के दिन में वो मामला बदल गया। मान लिया कि कोई जिला के बारे में बोल पूछूं, अरवल जिला को बारे में राइटअप लिखो, लिखे हो ठीक ही लिखे हो। अब बीच में अरवल में कोई कांड हो गया, अब कुछ हंगामा मच गया, अब क्वेश्चन हम पूछे अगला साल अरवल, कांड होने के बाद आया क्वेश्चन। अब आप अरवल में पिछला नोट्स लिखोगे तो नंबर कितना देंगे बेटा? हम फेल कर देंगे तुमको। पहला बार तो तुमने इंप्रेशन लिया, अरवल कहाँ है, नक्शा बनाया, ठीक है मेरे लिए, मुझे खुशी है कि तुम अरवल जान गए हो, लेकिन बीच में कुछ और भी तो कहानी बनी है, वो कहाँ गया? हम इसलिए पूछे थे तुमसे अरवल के बारे में क्या जानते हो बताओ। इंटरव्यू में पूछेंगे ना अरवल में क्या हुआ बताओ, तुम नहीं बताओगे। अभी तुम बिहार की उद्योग नीति लिख रहे हो, हम बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन अभी बीपीएससी का मेंस आएगा मान लिया और उसमें बोलेगा बिहार में उद्योग नीति क्या है, तो बिहार कनेक्ट नहीं लिखोगे तो मैं नंबर दूंगा तुमको? 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है उद्योग नीति के अंदर में, ये तो हमको रीराइट करना होगा ना। बात समझ गए मेरी? तो आप स्कूल कॉलेज में नहीं हो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ था, एक कहानी ये लिख दिया, अगले साल भी मास्टर जी वही पढ़ा देंगे, उसके अगले साल भी वही पढ़ा देंगे, उसके अगले साल भी वही पढ़ा देंगे, काम चल जाएगा। क्लियर है ना? अभी हम बोलेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ने किस तरह गुरुद्वारा के मैनेजमेंट को दूर किया, कहानी बदल गई है कि नहीं बदल गई है? कुछ कॉन्टेक्स्ट बदला हुआ दिख रहा है? बात समझ गए? कुछ नए फैक्ट हमको देखने पड़ते हैं। हिस्ट्री में फिर भी बदलाव कम होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में तो बहुत बदलाव हो जाएगा, साइंस टेक में। क्लियर है ना? तो क्या हमें बता रहे हैं, ये फ्यूचर न्यूज है, ध्यान रख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं दिमाग लगाइए इस पर।
पन्नून का इशू, भारत अमेरिका संबंध, भारत अमेरिका संबंध पे आपने राइटअप लिखा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हमको। आगे सिख को लेके जो समस्या आने वाली है वो भी इंपॉर्टेंट बनेगा। सिख एक्सट्रीमिज्म यूएस के सवाल पे जो हो रहा वो भी एक इशू है हमारे। क्या दूसरे के देश के अंदर में दखलंदाजी हमें किस हद तक दे सकते हैं, क्या क्लियर है कि नहीं? जैसे हमारे यहाँ दलाई लामा हैं, उनके सहयोगी हैं, और कल होकर चाइना का स्पाई एजेंसी यहाँ आया और धर्मशाला में एक बम ब्लास्ट हो गया, तो हमको कितना खराब लगेगा? क्या यही बात है कि नहीं? समझ गए मेरी बात को? खराब लगेगा, हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है ये, क्लियर है ना? तो ये चीजें आपका फ्यूचरिस्टिक जो फॉरेन पॉलिसी को कैसे डिस्टर्ब करेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपॉर्चून मोमेंट टू रीडिस्कवर चेन्नई हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी कहीं का भी इंपॉर्टेंट होता है, कहीं का भी। हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बता रहे थे कि रेनफॉल शहर में होता है तो कैसे डैमेज करता है, डिस्कस किए थे। चेन्नई में हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस क्यों गड़बड़ हो रहा है? क्योंकि जहां से पानी निकलना था वहां कंक्रीट आ गया है। जिस जगह समुद्र का जाने से पहले पानी जमा होता वहां बिल्डिंग बन गए हैं। वैसे ही जैसे कि पटना के बगल में राजीव नगर है, यहीं पर पानी निकलने का रास्ता है, राजा पुल के नीचे पानी निकलने का रास्ता था, और वहां पर बिल्डिंग बना देगा। गंगा फ्लड प्लेन में पानी जाना यहां से था, अब फ्लड प्लेन में ऊंचा करके बिल्डिंग बना दिए, तो बाढ़ आएगा तो किसके घर में घुसेगा? लो लाइंग एरिया में घर में घुसेगा, लोग की परेशानी बढ़ेगी। तो ये हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस को लेके न्यूज है। अर्बन एक्सपेंशन की बात करता है, अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, शहर बढ़ रहा है, जैसे सगुना मोड़ बढ़ गया, राजीव नगर बढ़ गया, वैसे चेन्नई की ये बहुत बड़ी समस्या है। चेन्नई में क्या होता है, अभी मंचोंग साइक्लोन आया, बारिश ज़्यादा हुई, हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ हो गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। ये पार्लियामेंट में घुसे हैं, ये सब न्यूज आएगा और चला जाएगा, ये बहुत लंबे टाइम तक ये न्यूज चलने वाला नहीं है। जेंडर वायलेंस वगैरह तो हम लोग न्यूज़पेपर में हम लोग बाद में पढ़ ही लेते हैं, दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। कुछ था ऊपर में, हाँ ठीक है ठीक। चाइना स्लैम्स यूके एंड यूएस कंडेमनिंग द बाउंड्रीज ऑफ हांगकांग एक्टिविटीज, है ना? हांगकांग, हांगकांग हम लोग ओपियम वार पढ़े थे, कैंटोन प्रोविंस, हांगकांग। और पहले चाइना के ऑक्यूपेंसी के पहले ब्रिटिशर्स वहाँ काफ़ी लंबे टाइम तक रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, लेकिन हांगकांग में डेमोक्रेसी की आवाज़ उठ रही है अगेंस्ट चाइना, अभी चाइना के अंदर में है। और इसको लेके चाइना का कहना है कि यूएसए यूके हमारे हांगकांग में परेशानी क्रिएट कर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हांगकांग न्यूज में आता है, हमें मैप वर्क करना है। क्या करना है? चाइना का ईस्टर्न साइड का समुद्र के किनारे के एरिया का मैपिंग करके हमको हांगकांग देखना है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। यूनान प्रोविंस और हांगकांग हमें देखना है। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग और उसके बगल में ताइवान, इतना दूर का मैप बन जाएगा। लिख लीजिए मैप पर, यही काम कीजिए, अभी फाउंडेशन हो जाएगा। चलो बढ़िया है, थैंक यू, आप बता देते हो। सर्ज इन मैक्सिकन माइग्रेटिंग द यूएस, मैक्सिको का मैप बनाइएगा। और यूएसए में जो माइग्रेंट लोग हैं उसमें इंडिया के ज्यादा हैं, मैक्सिको के भी हैं, चाइना के भी हैं। मैक्सिको से लोग कमाने के लिए यूएसए जो जाते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है आपका
चाइना का, ठीक है ना। तो मैक्सिको के लोग जो कमाने जाते हैं। एक्सपोर्ट श्रिंक अगेन, ट्रेड डिफिसिट नैरोज। एक्सपोर्ट जो है वो आपका श्रिंक कर गया है, ट्रेड डेफिसिट नैरोज। क्यों, क्या बोल रहा है कि नवंबर ट्रेड डेफिसिट नैरोज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन 20.58 बिलियन आफ्टर डिक्लाइन इन इंपोर्ट आउट स्पेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कम हो गया और आपका इंपोर्ट के बारे में बोल रहा है, एज इंपोर्ट फॉल्स फास्टर, इंपोर्ट और घट गया। एक्सपोर्ट का घटना भी खराब है और इंपोर्ट का और घटना भी खराब है। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो, बैलेंस ऑफ ट्रेड तो बढ़ जाएगा क्योंकि इंपोर्ट भी घटा, लेकिन इंपोर्ट का बढ़ना भी खराब है क्योंकि इंपोर्ट जब होता है उसी से ना प्रोसेसिंग करके हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। बात समझ गए। कुछ सामान ऐसा होता है, जैसे मान लिया कि ये सामान है, ये चाइना से ही बना हुआ है, ये जो बना हुआ सामान सब है, जैसे पता है आजकल ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, ये डिजिटल बोर्ड एकदम पूरा भरा हुआ है, इसको प्रमोट किया जा रहा है, भयानक प्रमोट किया जा रहा है और बहुत बड़ी लॉबी लग गई है इसको प्रमोट करने में। कारण क्या है, खैर यूजर फ्रेंडली है, नो डाउट, पूरा सिस्टम यूजर फ्रेंडली समझ में आ जाता है, लेकिन ये एक सिस्टम और भी हो सकता है कि टीवी चैनल हो, बगल में आप बैठिए और सॉफ्टवेयर से मर्जिंग की जैसे बैजू क्लास कर रहा था, उसमें तो डिजिटल बोर्ड की जरूरत नहीं होती थी। नहीं, या आप यहाँ बैठ के क्लास ले लीजिए, बोर्ड रहेगा, एक और एडिटर रहेगा, उसको मर्ज कर देगा। ऐसे क्लासेज भी होते हैं, लेकिन डिजिटल बोर्ड बहुत फेमस है। कारण क्या है, ये चाइनीज मेक है। कल हो के मान लिया इंडिया ये बनाने लगे, लेकिन कुछ पार्ट इसके जब बनाने लगे तो अच्छी बात होगी ना, और इंडिया बना के इसको एक्सपोर्ट करने लगे नेपाल में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मान लिया एक्सपोर्ट करने लगे, सस्ता में बन जाए इंडिया में। ये भी हो सकता है, चीप लेबर है इंडिया में, टेक्नोलॉजी बन जाए। लेकिन हो सकता है कि कुछ इसके पार्ट अंदर के हो जो हमको चाइना से लेने पड़ेंगे, वो इंडिया में भी नहीं बन पा रहा। मान लिया ताइवान से लेने पड़ेंगे, यूएसए से लेने पड़ेंगे। अगर वो पार्ट नहीं आएगा, इंपोर्ट हम नहीं करेंगे, तो इसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे? समझ गए मेरी बात। तो क्रिटिकल कंपोनेंट का इंपोर्ट जरूरी है एक्सपोर्ट को बढ़ाने में। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। सिर्फ एक्सपोर्ट घट गया, मान लो एक्सपोर्ट घटा, 100 रुपया का एक्सपोर्ट हो रहा था, हो गया 98, ठीक। और इंपोर्ट जो है हमारा हो रहा था 70 रुपया का, और वो हो घट गया आपका, हो गया 60। तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ज्यादा अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या हुआ भाई, हमारा एक्सपोर्ट घट गया। अगर हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट हो सकता है 98 के बदले 110 पे पहुंच जाए, फायदा उसमें है ना। तो ये इंडिकेटर समझना पड़ेगा कि इंपोर्ट भी नहीं घटना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, ये जरूरी है। जब इंपोर्ट आपका इतना हो रहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि हम स्वदेशी हो रहे हैं, हम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। क्लियर है ना कंसेप्ट। इंडिया यूके एफटीए टॉक्स, भारत और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम पहले देख चुके हैं, कुछ एग्रीमेंट के बारे में। बीटीआईए हम पढ़ चुके हैं, इंडो यूके के बारे में। सीसीईए पढ़ चुके हैं। जब आप फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे तो उस समय फिर से ये हमारा काम में आएगा, है ना। इंडिया और यूके बढ़ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की ओर, ईसीए की ओर, सबसे हाई लेवल का आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन की ओर। तो इसका एक पहला स्टेज यही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो चल रहा है अभी। और ये आपका हो गया न्यूज का एक ओवरव्यू। क्या हुआ है, न्यूज का बस एक ओवरव्यू, समझ गए। कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिला भी आपको, और कुछ चीज़ें जो है आपको एक ओवरव्यू मिला, जैसे कि हम क्या क्या इन डेप्थ में जाना पड़ेगा। कुछ मैप वर्क हमने बताया,
हांगकांग का बताया, अरब सागर के बीच के कंट्री का बताया, आपको हंगरी और बाल्कन्स कंट्री का बताया, मेक्सिको यूएसए का मैप बना फिर से बताया को कर लीजिएगा। ये सब चीज़ों को रिइंफोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस है बहुत कम। सिलेबस तो मात्र 8 किताब ही है, लेकिन किताब साधने के लिए हमको जरूरी है कि चीज़ों को सही करें, क्योंकि ऑप्शंस बड़े क्लोज आते हैं, समझ गए, ऑप्शंस क्लोज आते हैं, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ इधर से उधर आंसर बदल जाएगा। फिर हमने क्या देखा, कॉलेजियम सिस्टम पर थोड़ा समझा, और हम थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में हम बात किए, एक आउटलुक दिए आपको कि औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी क्या है। कहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आपका किताब है, उस किताब में मेडिवल इंडिया में औरंगजेब मुगल में आप पढ़ सकते हैं उसको। और बाद में औरंगजेब के मरने के बाद का इतिहास के लिए क्राउन अगर बीपीएससी आप दे रहे हैं तो वहाँ का 3-4 पेज भी इम्पोर्टेंट बन सकता है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और थोड़ा सा हम, चूंकि ये लोग पढ़ा रहे हैं आपको टॉपिक, ये पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में, आरबीआई का उन्होंने किया है, तो थोड़ा एक लाइबिलिटीज वर्ड अभी इस्तेमाल में आ रहा था ना, क्या लाइबिलिटीज, व्हाट आर लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटी क्या, आप जो पैसे जमा करते हो बैंक में वो बैंक की लाइबिलिटी है, वो देना है बैंक को। क्लियर है ना, बैंक की लाइबिलिटी है। ये आपका किताब का ही है, डिपॉजिट्स रिसीव्ड बाय ए बैंक आर कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी। जो डिपॉजिट है बैंक जो रिसीव करता है उसको क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। बैंक को देना है, वापस करना है। टू दैट बैंक इट हैज टू पे बैक देम इन फ्यूचर, चूंकि बैंक को वापस उसको फिर से देना होगा, बैंक को उसको वापस पे बैक करना पड़ेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, लाइबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटी विच बैंक हैव टू पे ऑन डिमांड। बैंक जब डिमांड लाइबिलिटी क्या है कि जब बैंक को जब भी आप डिमांड कीजिए बैंक को इसको वापस पे करना पड़ेगा। दे इंक्लूड करेंट बैंक अकाउंट डिपॉजिट, आप करेंट बैंक में जो पैसा जमा करते हैं, जैसे सेविंग में जब चाहिए तब उठा के लाइए, तो ये हो गया करेंट बैंक अकाउंट डिपॉजिट। डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट। मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट लेटर्स ऑफ क्रेडिट गारंटी। लेटर्स ऑफ क्रेडिट क्या है, लेटर्स ऑफ क्रेडिट गारंटी, जैसे कि मान लिया कि हमें बाहर से सामान मंगाना है, क्या कराना है, बॉम्बे से कोई हमें ये डिजिटल बोर्ड मंगाना है, कहाँ से मंगाना है, बॉम्बे से। बॉम्बे वाला बोला हम भेज देंगे, आप पैसा भेजिए। आप बोले हम पैसा क्यों भेजे भाई आपको, बीच में कोई गारंटर रखिए, नहीं, क्योंकि हम पैसा भेज दे, कहीं आप बोर्ड नहीं भेजिएगा तो आप कोई गारंटर भेजिए, कोई गारंटर होना चाहिए बीच में, तो बोला बैंक गारंटी पे हम भेज देंगे। आप क्या करते हैं, बैंक में कुछ पैसा जमा कर देते हैं गारंटी के तौर पे। कहाँ जमा करते हैं, बैंक में। बैंक में गारंटी के तौर पे पैसा जमा कर दिए, उसने सामान भेजा, अगर आपने ड्यू टाइम में पेमेंट नहीं किया तो बीच में किसने गारंटी लिया है, बैंक ने, बैंक उसको पेमेंट कर देगा, ठीक है। अगर आपने उसको भेज दिया, वो गारंटी बोला कि हाँ हमको मिल गया, तो बैंक की गारंटी आपको वापस मिल जाएगा। तो बैंक के लिए तो लायबिलिटी ही ना है भाई, नहीं है,
क्योंकि बैंक को वो पैसा जो है देना तो वापस है ही, या उधर दे या इधर दे, देना है ना। इसको कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी। समझ में आना चाहिए, एकदम कॉमन भाषा में समझ लीजिएगा किताब को। आपका क्या है कि मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी। अब उसमें बैंक अपना कुछ मार्जिन रखे रहता है ना। वो मार्जिन भी जो है वो बैंक का एसेट है, लेकिन जो बाकी जो पार्ट है जो कि वापस करना है वो तो उसका लायबिलिटी है ही। बैलेंस इन ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कोई फिक्स्ड डिपॉजिट है वो काफी दिन तक आप बैंक में छोड़ दिया, इंटरेस्ट बढ़ गया, वो भी तो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी बैंक की। आप बैंकर हैं, लायबिलिटी हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग टेलीग्राफिक ट्रांसफर, किसी ने पैसा भेजा मेरे नाम से, मेरा भाई है ओमान में काम करता है, भेज दिया मुझे, टेलीग्राफिक ट्रांसफर कर दिया, और हमको पता ही नहीं है कि हमारे भाई ने भेजा है, हम बैंक में गए ही नहीं टेलीग्राफिक ट्रांसफर का लेने के लिए, वो क्या होगा? वो भी तो लायबिलिटी है। मेल ट्रांसफर, कभी कभी मेल ट्रांसफर से भी पैसा आता है कि नहीं आता, कि मैं मेल ट्रांसफर से आ गया। डिमांड ड्राफ्ट, किसी ने ड्राफ्ट लगा दिया और पैसा बैंक को देना है। अनक्लेम डिपॉजिट्स, कभी कभी डिपॉजिट चाहता है, क्लेम ही नहीं कोई हो रहा है, वो भी तो लायबिलिटी है, कोई कभी क्लेम कर ले। क्रेडिट बैलेंस इन दी कैश क्रेडिट अकाउंट, कुछ क्रेडिट बैलेंस है जो कैश क्रेडिट अकाउंट में, जैसे मैंने किसी को कैश क्रेडिट देना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, 10,000 का क्रेडिट कार्ड है मान लिया, किसान को आपने 8,000 दे दिया, 2,000 बचा हुआ है, देना है ना किसान को। क्लियर है? हर का एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए। डिपॉजिट हेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर एडवांस विच आर पेबल ऑन डिमांड, कभी कभी हम सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर लेते हैं और बाद में उसको वापस करना पड़ता है, ये सभी क्या है? लायबिलिटी है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज आपने देखा है? कम से कम 10-12 तरह का लायबिलिटी आपने देखा है। तो व्हाट आर दी करेंट लायबिलिटी ऑफ द बैंक? अगर हम आपसे पूछे तो आप इसको 10 लिखने की कैपेसिटी में आपको रहना चाहिए। समझ गए मेरी बात? किताब कैसे पढ़ना है वो हम आपको बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको किताब पढ़ना आपका मास्टर जी ने पढ़ाया नहीं, गलती तो की ही बचपन से, है ना। तो आपका बुक है और आपको इसको रटना नहीं है, एक एक का एग्जाम्पल देख देख के समझ लेना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। नहीं समझ में आए, आपका टेलीग्राम में डिस्कशन चैनल है, उसमें भेज दीजिए क्वेश्चन कि सर इसका एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, ये वाला वर्ड समझ में नहीं आया कि मेल ट्रांसफर क्या होता है। या तो अपने YouTube से, अपने गूगल बाबा से पूछ लीजिए, वहीं से सेटिस्फाइड हो जा रहे, हमको परेशानी नहीं है, बात समझ गए। लेकिन आपका एक अच्छा चैनल आपके पास है, हम भी हैं, हम आपको बता देंगे। समझ गए? लेकिन ये नहीं सोचिएगा कि किताब हम समझे बिना काम चला लेंगे, किताब आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? टाइम लायबिलिटीज, टाइम लायबिलिटीज मतलब कि लायबिलिटी तो है लेकिन हम थोड़ा टाइम बाई कर सकता है। बैंक कितना कुछ समय के बाद पैसा देगा, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है? आज आपने पैसा जमा किया, 2 साल के लिए लॉक कर दिया, जाइएगा साहब हमारा पैसा दे दीजिए, बोला कि ना पैसा तो नहीं देंगे। आप इस पर लोन उठा सकते हैं, ठीक है ना, लोन उठा सकते हैं, 1 रुपया ज्यादा लगेगा आपको, ले लीजिए। क्लियर है ना? कैश सर्टिफिकेट, आपका कैश का सर्टिफिकेट है, टाइम लगता है बनाने में, क्योंकि कैश सर्टिफिकेट जो है देते हैं, हम लोग भी देते हैं। कितनी बार होता है, कितने लोगों को देना पड़ता है कि भाई इसको कैश सर्टिफिकेट दे दो, तो बैंक बोलता है 45 दिन के बाद हम इसको खाली करेंगे, 45 दिन का टाइम लेंगे, 45 दिन बाद पैसा देंगे, या कुछ कंडीशंस मीट करेगा तब वो पैसा देंगे। हमने दिया, सरकार में हम हैं, हमने बैंक को बोला कैश सर्टिफिकेट दे रहे हैं,
ये मिल बैठा लेगा, पैसा दे देना। तो मिल बैठाने में टाइम लगेगा ना भाई, तब पैसा देंगे। क्यूमुलेटिव एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स, हर महीना डिपॉजिट करते जा रहे हैं 100 रुपया। आपने क्या बोला कि जब हम लगातार 2 साल करेंगे तो लमसम हमको इतना पैसा दीजिएगा, हमको टाइम मिल गया ना, करेक्ट। स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, मान लिया हम एजेंसी चला रहे हैं, बहुत सारे हमारे सिक्योरिटी वाले आदमी हैं, जो हमारे स्टाफ हैं, उनका डिपॉजिट हम जमा किए हैं। जब वो नौकरी छोड़ेगा तभी ना ले जाएगा भाई, है कि नहीं। उनके बिहाफ में पैसा हम जमा किए हैं या उन्होंने ही जमा किया है। मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट इफ नॉट पेबल ऑन डिमांड, लेटर ऑफ क्रेडिट का ऐसा मार्जिन है जो कि डिमांड पे कोई लेगा नहीं, बचा रह जाएगा, टाइम हमको मिलेगा फिर। गोल्ड डिपॉजिट्स, अदर टाइम डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज भी है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिपॉजिट्स, अनपेड डिविडेंड, सस्पेंस अकाउंट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय टू अदर बैंक्स एंड कैश कोलैटरल शो कर दिया जाता है। ये आपको टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज में सभी आइटम आते हैं 1 2 3 का। नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी में क्या होगा, लाइबिलिटी माइनस एसेट ऑफ बैंक विद अदर बैंक्स। लाइबिलिटी में से एसेट को हटा देंगे, जो बचेगा वो होगा नेट। बात समझ गए। तो आपको करना क्या है, आपको पता है कि आपके टीचर ने कहां तक पढ़ाया है आपको, आरबीआई तक। अब आपका काम क्या बचता है, कल थोड़ा सा 4 पेज 5 पेज 6 पेज जितनी यथाशक्ति आप दान दे सकते हो, अपने समय का दान अपने अकाउंट में कर दीजिए, ठीक है ना। ताकि कल हो के आपका किताब थोड़ा इंप्रेशन लिया हुआ होना चाहिए, और आपके टीचर पढ़ाएंगे तो फिर जाके पढ़िएगा तो और ज्यादा आपका इम्प्रिंट गहरा पड़ेगा, फिर इसको लिख लीजिएगा तो और इम्प्रिंट गहरा पड़ेगा। इस तरीके से बेटा अगर आप 8 किताब खत्म करते हो तो आपकी सफलता कुछ ज्यादा नजदीक नजर आएगी, और आपको न्यूज़पेपर समझने में भी आसानी होगा, क्योंकि किताब न्यूज़पेपर का आधार है और न्यूज़पेपर किताब पर समझने का एक तरीका है। दोनों के बीच में एक संबंध बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो हम सब बता दिए कि अब आगे क्या करना है, और आप मंडे का टेस्ट की तैयारी कीजिए, ठीक है। ओके।